अच्छा जी, जो हम बात कर रहे थे, we were over here. Let me share it. जी, we were over here. तो हाँ, मैं आपको एक फिनोमेना बताने लगा था। वो ये होता है कि मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रेस बायोपिया। एज के साथ साथ आपकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की, वो कम होती जाती है। तो जो इमेज है वो रेटिना से पीछे जाना शुरू कर देता है, फोकस ऑफ पॉइंट से पीछे जाना शुरू कर देता है। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक सेकंड आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। So for example, if this is the retina, if this is the lens, ये लेंस है, ठीक है, इस तरह से। एंड दिस इज द रेटिना। इस फिनोमेना पूरे को कहते हैं सेकंड साइट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सेकंड साइट में क्या होता है, जिन लोगों को होता है ना मायोपिया, हमने भी बात की, मायोपिया जिन लोगों को होता है उनकी जो इमेज है वो यहाँ फोकस होती है लेंस रेटिना से आगे। ठीक है, अब मुझे मायोपिया, किसी को भी मायोपिया, मैं या जो कि बंदा जिसको मायोपिया, जब बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना, उसके लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव पावर कम होने का मतलब है अब उसकी जो विजन है वो आस्ते आस्ते दूर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पावर उसको रिफ्रैक्ट नहीं कर पा रहा लेंस। तो ऐसे करते करते उसका इमेज पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आते 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 एक पॉइंट आएगा, वो फिर रेटिना पे फुल, उसका इमेज रेटिना पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इसकी इसकी नज़र खराब थी, लेकिन लेंस की पावर कम होने की वजह से वक्त के साथ उसकी नज़र ठीक हो गई है। इसको हम कहते हैं मायोपिक शिफ्ट। ठीक है, मायोपिक शिफ्ट, या इसको कहते हैं सेकंड साइट। तो ये बड़ा इसका यूवर्ड में सवाल आता है। वो कहते हैं जी, एक पेशेंट आई, वो कहती थी मुझे मायोपिया था, नजरें आंखें लगाती थी। अब वो कहती है मैं आंखें लगाती हूँ, मुझे धुंधला नजर आता है, आंखों के बगैर सही नजर आता है। तो उसकी एज ज्यादा हो रही है, उसको प्रेस बायोपिया हो रहा है साथ साथ। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं सेकंड साइट। ठीक है, देन वी हैव गॉट सम, फिर कुछ लेंस डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया प्रेस बायोपिया। इज एजिंग रिलेटेड इम्पेयर्ड अकोमोडेशन, फोकसिंग कम होती जाती है। ठीक है, क्यों होता है, लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। एंड पेशेंट्स ऑफन नीड रीडिंग ग्लासेस और मैग्नीफायर्स, तो ये बूढ़े लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मायोपिक शिफ्ट प्रेस बायोपिया, लेकिन प्रेस बायोपिया की वजह से सेकंड साइट होती है, भी एक्सप्लेन की। कैटरेक्ट होता है वाइटनिंग ऑफ द और ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, पेनलेस होती है, बायलेटरल होती है। सबसे इसकी बड़ी कॉजेज हैं डायबिटीज। ठीक है, उससे ज़रा वाइटिंग हो रही है, तो उससे क्या होता है, ग्लेयर प्रोड्यूस होता है, विजन कम होगा, धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा, उसको सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं उर्दू में। और इसका रेड रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, जो आंखों पे रोशनी मारने पे रेडनेस नजर आती है वो नहीं आएगी, वाइट नजर आएगा। तो इसकी क्या कॉजेज क्या है, एज वन ऑब्वियस कॉज, स्मोकिंग, अल्कोहल ओवर यूज, एक्सेसिव सनलाइट, जो लोगों के इस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, जो जैसे धूप में ज़्यादा काम करने वाले मजदूर तबका है, या फिर जो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह होते हैं उनमें। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज, ये ड्रग एंड यूज बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। ये डायबिटीज़ के अंदर हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है। एंड फाइनली इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू कैटरेक्ट। फिर बच्चों में बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है टॉर्च इन्फेक्शंस। टॉर्च इन्फेक्शंस, रूबेला जैसे कि कैन कॉज कंजेंटल कैटरेक्ट। ठीक है, और कॉजेज हैं गैलेक्टोसीमिया, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, गैलेक्टोकाइनेज डिफिशिएंसी अगेन बायोकेमिस्ट्री में। तीनों जो ट्राइसोमीज हैं 19, 20, 21, 13, 80, एडवर्ड पटाऊ और डाउन्स। फिर इसी तरह मार्फिन सिंड्रोम में मिल सकता है, एल्पोर्ट सिंड्रोम में मिल सकता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में मिल सकता है।
Again, all of these are discussed in great detail in biochemistry portion. न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 में कैटरेक्ट मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट ये होता है कि आप ये जो ओपेसिफाइड हो गया लेंस, इसको रिमूव करके इसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डाल दें। फिर देयर इज अ टर्म कॉल्ड लेंस डिसलोकेशन, एक्टोपिया लेंटिस भी इसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और मैल पोजिशन ऑफ लेंस, ये ट्रॉमा से हो सकती है, लेकिन ये कुछ सिस्टमिक डिजीज में भी होती है, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टोरिया। अब सवाल क्या आता है, वो कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये लेंस डिस्प्लेसमेंट मार्फन सिंड्रोम की वजह से हुई है या फिर होमोसिस्टोरिया से हुई है। तो याद रखिएगा, मार्फन सिंड्रोम में लेंस इज डिस्प्लेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। होमोसिस्टोनिया में इट्स डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ये याद रखिएगा, ये तरीका होता है चेक करने का कि किस वजह से लेंस डिस्प्लेस हुआ। फिर थोड़ी सी उन्होंने बात की एक्वस ह्यूमर, जो आपके मैंने बताया था ना, आपके जो एंटीरियर सेगमेंट है उसमें फर्दर दो हैं, पोस्टीरियर चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर है। तो इसमें इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन की भी, यहाँ पे जो एंटीरियर चैम्बर में बन रहा होता है ना, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो फ्लूइड लिक्विड होता है। अब इस लिक्विड को बनाना भी होता है, उसको ड्रेन भी करना होता है, तो पूरा सिस्टम समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये सिलरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सिलरी बॉडी से देखें, ये प्रोड्यूस होके अब ये पोस्टीरियर चैम्बर में, हम पोस्टीरियर चैम्बर को क्रॉस करके ये आयरिस से, प्यूपिल से क्रॉस करके फिर यहाँ पे जाता है। ये है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई किसके बीच में है, ये आयरिस, ये कॉर्निया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई में जाके फर्दर इसके बाद दो रास्ते हैं, या ये 90% जो है इसमें से ये जाता है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो जिसको कहते हैं, ये जाता है कैनाल ऑफ श्लेम में। कैनाल ऑफ श्लेम ना एक ये वेन होती है मोटी सी, इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है, मैशवर्क कहते हैं जाली, जाली को। तो ये इस तरह से ना, मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से ये मैशवर्क बना होता है, इस तरह से जाली बनी होती है, ये ऐसे। इस मैशवर्क को क्रॉस करके ये कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है, वहां से फिर वेन से चले जाके, तो ये एक तो ये तरीका है 90%। 10% जो है वो जाता है यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो ट्रैक, यूवियो स्क्लेरल। तो ये जा रहा है स्क्लेरा की तरफ, यहाँ पे भी वेन्स होती है ना, तो ये यूवियो स्क्लेरा। तो दो ये रास्ते हैं ड्रेन करने के, प्रोड्यूस सिलरी बॉडी से हो रहा है, ड्रेन हो रहा है यहाँ से दो रास्तों से। अब एक डिजीज हम आगे पढ़ेंगे, ग्लाकोमा। ग्लाकोमा के अंदर जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है ना, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये ड्रेनिंग में मसला आ जाता है, ड्रेनिंग में मसला। अब ग्लोकोमा को आप दो तरह से ठीक कर सकते हैं, या तो आप एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम कर दें, या ड्रेनिंग बढ़ा दें। तो इसके बारे में फार्माकोलॉजी सेक्शन में बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स हैं जो ड्रेनिंग बढ़ा देती हैं, कौन सी प्रोडक्शन कम कर देती हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट दम इन डिटेल। फिर आइस के मसल पे हमने बात की, डायलेटर मसल हैं, स्फिंक्टर मसल्स हैं। लेंस पे बात की, सस्पेंडेड बाय सिलरी बॉडी बाय जोनल फाइबर्स, मसल फाइबर्स इन सिलरी बॉडी इफेक्ट लेंस शेप एंड पोजीशन, ये भी हमने बात की। फिर अब थोड़ा सा आपको लिंक बस बता देता हूँ, बड़ी डिटेल में हम इसका फार्माकोलॉजी में देखेंगे। देखें, कुछ ड्रग्स हैं जो कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन डिक्रीज करती हैं। ये कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा एगोनिस्ट हैं, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो आपकी आपकी डायरेटिक में आती है, एसेटोलोमाइड। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि फ्लो बढ़ाती हैं। अब कुछ फ्लो बढ़ाती हैं ट्रेबिकुलर आउटफ्लो से, कुछ फ्लो बढ़ाती हैं यूस्कुलर आउटफ्लो से। तो ये फिर फार्माकोलॉजी सेक्शन में बाकी डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है। अब ग्लाकोमा भी ना दो तरह का होता है, एक कहते हैं ओपन एंगल और एक कहते हैं क्लोज एंगल। ओपन एंगल में क्या होता है कि ये एंगल जो है ना, ये ठीक होता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। ओपन एंगल ग्लाकोमा, एंगल ओपन है, ये मसला यहाँ मैशवर्क के अंदर होता है, ठीक है। क्लोज एंगल में क्या होता है, क्लोज एंगल में ये जो लेंस है ना, ये एक तो आयरिस ना कुछ इस तरह, बल्कि आगे तस्वीर बनी है वहां पे दिखाता हूँ आपको। तो ये ग्लाकोमा का आ गया टॉपिक। ग्लाकोमा में क्या होता है, देयर इज ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉजिंग प्रोग्रेसिव विजन लॉस, ठीक है। पेरिफेरल से सेंट्रल विजन लॉस होता है, याद रखिएगा। ये दिस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक में सेंट्रल से पेरिफेरल विजन लॉस होता है, इसमें पेरिफेरल से सेंट्रल। तो पहले पेरिफेरी का व्यू जाएगा, ठीक है। यूजली
यूजली क्या होता है इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्लोकोमा के केस हैं जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है फिर भी ये न्यूरोपैथी हो रही होती है। तो यूजली बट नॉट ऑलवेज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। अब एटियोलॉजी इसकी क्या है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी टू सम अदर कॉज, कोई इन्फेक्शन आई के अंदर हो जाए जैसे यूविया का इन्फेक्शन, यूवियाइटिस हो जाए, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खाने से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, उसमें हो सकता है। अब आपको फंडोस्कोपी पे क्या नजर आएगा, ये मैं बात करता हूँ, ये कपिंग, कपिंग नजर आएगी। अब कपिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना ऑप्टिक डिस्क किस तरह से नजर आती है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये होती है ऑप्टिक डिस्क ऐसे। मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, फिर एक आपके सामने अब नॉर्मल वाली ड्रॉ करता हूँ, कैसी नजर आती है। अब गौर कीजिएगा जरा, ये नॉर्मल है ऊपर वाली, और अब इसको देखिए, इसको कहते हैं कपिंग। मतलब आपको लग रहा है ना जैसे आप चाय का कप ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ये उसका अगर हैंडल होता तो ऐसे लग रहा है ना, चाय का कप को देख रहे हैं ऊपर से। तो ये बेसिकली जो आउटर रिम है ना, ये आउटर रिम है ऑप्टिक डिस्क का, ये पतला हो गया है इसमें, ये होता है कपिंग के अंदर। यहाँ पे भी उसने दिखाई हुई है, सीट हुई है, ये देखिए, ये देखें कपिंग, ये नॉर्मल है। ये मार्जिन देखें, ये आउटर मार्जिन कितना बड़ा है, इसमें आउटर मार्जिन कम हो गया। तो ये होता है कपिंग के अंदर, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आप यू डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। अब दो हैं ग्लाकोमा, एक ओपन एंगल ग्लाकोमा है, एक एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है। मैंने आपको बताया ओपन एंगल ग्लाकोमा में एंट्री जो चेम्बर है एंगल उसका ओपन होता है, नॉर्मल होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। इसमें रेजिस्टेंस होती है, फ्लो नहीं हो रहा होता, एंगल ओपन है लेकिन उसमें से फ्लो नहीं हो पा रहा, जो ट्रेबुलर मशवर्क है उसमें से फ्लो नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं, एज है, रेस है, ब्लैक में ज्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, मेलाइटिस, ठीक है, ज्यादा एसिम्टोमेटिक होती है ये, और ये इंसिडेंटली फाइंडिंग है, कोई पेशेंट एक्टिव कंप्लेंट के साथ नहीं आता। फिर एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के अंदर एंटी चैम्बर क्लोज हो जाता है, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे होता है। क्लोज है, नैरो हो जाता है, और जो लेंस होता है ना वो आगे प्यूपिल के साथ जुड़ जाता है जाके, प्यूपिल जो रास्ता था विच इज द कनेक्शन बिटवीन पोस्टीरियर एंड एंटीरियर चेम्बर्स, तो वो रास्ता बंद हो जाता है, तो इट फर्दर एग्रेवेट्स द सिचुएशन। तो इसमें देर इज, यही बात मेरी वाली, एंटीरियरली डिस्प्लेस लेंस रेस्टिंग अगेंस्ट सेंट्रल आइरिस, उससे देर बी डिक्रीज फ्लो थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिलरी ब्लॉक, प्रेशर बिल्डअप पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, एंड पेरिफेरल आयरिश पुश्ड अगेंस्ट कॉर्निया। तो मैं अभी आपको ये सीक्वेंस दिखाता हूँ कि सब कुछ होता है कैसे। तो ये देखें, ये तो है ओपन एंगल ग्लाकोमा, इसमें एंगल ठीक है कॉर्निया आयरिस का, लेकिन फ्लो नहीं हो पा रहा, रेजिस्टेंस टू फ्लो है। फिर ये आता है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा देखें, पहले ये लेंस जो है ना ये आगे बढ़ गया, लेंस आगे डिस्प्लेस हुआ, उससे क्या होगा, ये जो रास्ता था ये बंद हो गया, अब यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा। अब पोस्टीरियर चैम्बर में सारा फ्लूइड इकट्ठा जब होना शुरू हो जाता है ना, ये प्यूपिल ये आगे आइरिस को पिल पुल पुश करता है, उससे ये एंगल तंग हो जाता है। तो ये देखें, ये यहाँ पे एंगल देखें, और यहाँ पे देखें ये बंद हुआ हुआ है सारा। तो ये एंगल क्लोजर ग्लाकोमा होता है, और इस पे हम मजीद बात करेंगे किस में कौन सी ड्रग देनी है, किस में कौन सी नहीं देनी। अगर ये एंगल क्लोजर ग्लाकोमा एक्यूट होना है, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, ये प्रेजेंटेशन होती है पेन, विजन लॉस होता है, फुल पेनफुल, इतनी तेज दर्द होती है आंख में, पेशेंट मरने वाला होता है, और उसकी आंखें फुल लाल होती हैं, फुल रेड, कंजेस्टेड, कंजेस्टेड पेनफुल आई अगर एक्यूटली किसी को एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। अच्छा लेट अस सी,
तो एंटी चेम्बर ये हमने देख लिया सारा। पेरिफेरल आयरी पुश्ड अगेंस्ट कॉर्निया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज पाथवे बाय द आइरिस। क्रॉनिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक बट मे डेवलप अक्यूटली। अब अक्यूटली जब होता है उसको कहते हैं अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। कंप्लीट pupillary block causing abrupt angle closure and rapid intraocular rise in pressure। ठीक है। सवियर आई पेन और कंजक्टिवल अरिथमा, आई रेडनेस के साथ आएगा, विजन लॉस होगा, हेलोज अराउंड लाइट। हेलोज ना सर्कल्स बनते हैं, मतलब कोई लाइट, बल्ब जल रहा होगा ना, कोई ऐसे बल्ब जल रहा होगा, तो उस बंदे को ना इस बल्ब के इर्द गिर्द, जस्ट सेकंड प्लीज, उस बंदे को इस बल्ब के इर्द गिर्द ना ऐसे लाइट के रिंग्स नजर आएंगे इस तरह से, इसको कहते हैं हेलोज। ठीक है। तो ये इट्स मिड्रियाटिक, इसमें इसमें बेसिकली इट्स ऑफ्थल्मोलॉजिकल ऑफ्थेल्मिक इमरजेंसी है, और इसको फौरन से ट्रीट करना होता है, हम फौरन से क्योंकि ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो वी ट्रीट बाय गिविंग मिड्रियाट्रिक्स। मिड्रियाटिक्स वो ड्रग्स हैं विच कॉज मिड्रियासिस, विच कॉज, सॉरी, midriatics are actually contraindicated in here। why are they contraindicated देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एग्जाम्पल दिस इज द आइरिस, ठीक है, एंड दिस इज द कॉर्निया। अब एंगल क्लोजर के अंदर जो आपका एंगल है ना वो आगे ही तंग है। मिड्रियाटिक्स क्या करती है, मिड्रियाटिक्स कराती है मिड्रियासिस। मिड्रियासिस में ये इस तरफ मसल आइरिस मूव करेगा ना, तो उससे क्या होता है, उससे इस तरह होती है प्रेजेंटेशन। ये मिड्रियासिस होगी, बड़ा हो गया सर्कल, लेकिन आइरिस जो है वो अब पेरीफ्री पे चला गया, उससे जो एंगल है ना वो मजीद तंग हो जाता है, तो इसलिए मिड्रियाटिक्स नहीं देनी है इसके अंदर। ठीक है। मिड्रियाटिक्स जैसे कि अल्फा एगोनिस्ट या एंटी मस्करिनिक पाइलोकार्पिन वगैरह इसमें नहीं देनी। वो हम आगे फार्माकोलॉजी सेक्शन में मजीद डिटेल में देखेंगे। एनीवेज, सो नेक्स्ट इफ कोरेटिनल डिसऑर्डर्स, बड़े आसान है इसमें। मेन चीज़ है आपको तस्वीर देख के पहचानना आता हो, थ्योरी में कुछ भी नहीं है, मेन है तस्वीर देख के आता हो आपको, तस्वीर कैसे देखनी है, तस्वीर में क्या नजर आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले है ARMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूला जो सेंट्रल पार्ट आपको फंडस पे दिखाया था उसके अंदर डीजनरेशन होती है, डीजनरेशन ऑफ मैक्यूला सेंट्रल एरिया ऑफ रेटिना। उससे क्या होगा, उससे दे बी ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। स्कोटोमास बनते हैं। स्कोटोमास क्या होते हैं, अगर मैं विजन ड्रॉ करूं किसी बंदे का, फॉर एग्जांपल ये किसी बंदे का विजन है ऐसे, इसके सेंटर से विजन लॉस हो जाए, इसको स्कोटोमास कहते हैं। ठीक है। लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। अब इसकी टू टाइप्स हैं, ड्राई टाइप, वेट टाइप। ड्राई टाइप 90% केस में होती है। इसमें क्या होता है कि ड्रूसन डिपोजिट, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रूसन क्या होता है। वेट टाइप में होती है कोरोइडल नियोवैस्कुलराइजेशन। कोरोइड मैं आपको दिखाई थी कौन सी लेयर है, वैस्कुलराइजेशन कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेसल्स। नियो कहते हैं न्यू को, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेसल्स इन द कोरोइड। तो दिस इज सीन इन वेट टाइप। और इसमें एक फिनोमेनन होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिया, मेटामॉर्फोप्सिया। ये दोनों देखने के लिए आपको तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी। आ, एक सेकेंड, इसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप लॉग इन कर लूँ। अच्छा,
तो ये आप देखें, ये मैं आपको दिखा था, दिस इज ड्रूसन। ये देखें कितना क्लियर है कि येलो डिपोजिशन नजर आ रही है एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल की, और वह भी मैक्युला के रीजन में। तो ये बड़ी टिपिकल एग्जांपल है ARMD की, ARMD की ड्राई टाइप की। ठीक है, कमिंग बैक। फिर नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बड़ी आसान है पिक करना, इंतहाई आसान है। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ इसकी, ये देखिए। अच्छा, ये मेटामॉर्फोप्सिया पे बात रह गई थी। मेटामॉर्फोप्सिया ये होता है कि चीज जो है ना, जो कि डीजनरेशन हो रही है ना मैकुला की, जहाँ पे लाइट पड़नी है, तो जिस एरिया की डीजनरेशन होती है वहाँ पे जो लाइट पड़ती है वो ऐसे बेंड हो जाती है वहाँ पे रीजन। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर की स्टिक पड़ी हुई है यहाँ पे, उसको हो सकता है वो स्टिक स्नेक नजर आना शुरू हो जाए। तो ये एक तरह की हेलुसिनेशन क्रिएट होती है, इल्यूजन क्रिएट करती है ये। तो ये होता है मेटामॉर्फोसिया ARMD के अंदर। खैर, आपको तो डायबिटिक, ये देखिए ये है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तीन चीजें आपको मेन देखनी है इसके अंदर, तीन चीजें। हेमरेजेस, ये देखिए हेमरेजेस नजर आ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये देखें ये येलो साइक पड़ा हुआ है, लग रहा है जैसे स्पंज पड़ा होता है, इसको कहते हैं कॉटन वूल स्पॉट, या फिर इसको सॉफ्ट एक्सुडेट भी कहते हैं। सॉफ्ट, एक ही चीज के दो नाम है, दो चीजें होगी। और तीसरा ये देखें, ये हार्ड येलो, डार्क येलो कह लें, ब्राइट येलो डिपोजिशंस, इनको हम कहते हैं हार्ड एक्सुडेट्स। यही तीन चीजें होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर। और ये 15-20 साल पुरानी डायबिटीज हो उसके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं होती। और इसकी भी दो टाइप्स हैं। तो पहले क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं क्रोनिक मैकेनिज्म क्या डेवलप होने का। जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, तो हाइपरग्लाइसीमिया, तो दो चीज़ें होती हैं। आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है उसकी। उसकी वजह से क्या होता है कि वैसे होती है, और उससे रिलेटिव एक इस्कीमिया प्रोड्यूस होता है, एक चीज़। दूसरा ये कि हाइपरग्लाइसीमिया में ना वेसल्स की परमेबिलिटी, जो रेटिनल वेसल्स के, वो भी बढ़ जाती है। तो दे स्टार्ट टू लीक कंटेंट्स, इसी वजह से आपको हार्ड एक्सुडेट, सॉफ्ट एक्सुडेट्स नजर आते हैं। और यही उसकी है पैथोफिजियोलॉजी। तो देयर इज इंक्रीज परमेबिलिटी एंड इंक्लूजन ऑफ रेटिनल वेसल्स। दो टाइप्स की है, नॉन प्रोलिफरेटिव ज्यादा कॉमन है, प्रोलिफरेटिव। अब चीज क्या है इनके बीच में, तो नॉन प्रोलिफरेटिव टाइप में मिलेंगे माइक्रो एन्यूरिज्म्स, and due to weakening of the vessel walls of retina। माइक्रो एन्यूरिज्म्स मिलेंगे। एन्यूरिज्म पता है ना, डायलेशन ऑफ वेसल होती है एट अ साइट, एन्यूरिज्म, माइक्रो एन्यूरिज्म मिलेंगे। अच्छा, और क्या मिलेगा, हेमरेजेस वो मैंने आपको दिखाया, कॉटन वूल स्पॉट्स वो आपको दिखाए, हार्ड एक्सिडेट्स वो भी आपको दिखाए। ठीक है, और विजन लॉस मेनली ड्यू टू मैकुलर एडीमा, इसमें भी स्कोटोमा बनता है, सेंट्रल विजन लॉस होता है पहले। फिर आती है प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव में ये होता है कि नई वेसल्स बना के इस्कीमिया प्रोड्यूस होना, रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन होती है। रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन, रेटिना के अंदर नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, एंड दे देन दे कैन रप्चर एंड दे कैन कॉज हेमरेज। ठीक है, ये क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है, क्योंकि मैं कहता ऑक्लूजन होती है रेटिनल वेसल्स की एथेरोस्क्लेरोसिस से, उससे रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन होती है, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू एबनॉर्मल वेसल्स व्हिच कैन कॉज विट्रियस हेमरेज एंड ट्रैक्शनल रेटिना। ये हम देखेंगे ट्रैक्शनल रेटिना क्या होता है, विट्रियस हेमरेज क्या होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अच्छा, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी इतनी मिलती जुलती हैं, फंडोस्कोपी पे सिर्फ एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बता सकता है कि ये फ़र्क क्या है। आम बंदा, आम हम अपने लेवल पे हम नहीं बता सकते। तो आपने फ़र्क कर विद हिस्ट्री, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हिस्ट्री से आपने पता करनी है कि इसका अगर हाइपरटेंशन है तो फिर मैं इस तरफ जाऊं, क्योंकि देखने में आप खुद पढ़ लें, इज ड्यू टू क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अगेन उसमें भी स्पैज्म, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है रेटिनल वेसल्स की। इस सब की वजह से you're gonna get things like microaneurysms, hemorrhage, cotton wool spots and hard exudate। सारी वही चीजें हैं, कुछ चीजों का फर्क, दो फर्क।
एक है आर्टीरियो वीनस निकिंग, इसमें हम बात करते हैं ये क्या होती है। दूसरी है जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, जिसके मलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते थे, उसके अंदर पेपिलोडीमा भी नजर आता है। पेपिलोडीमा की आपको मैंने पहले तस्वीरें दिखाई हुई हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं ये आर्टीरियो वीनस निकिंग क्या होती है। ये अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं हेमरेजेस नजर आ रहे हैं, और ये हार्ड एक्सुडेट्स नजर आ रहे हैं। ये देखें ये तस्वीर, ये देखें रेटिना, जब वेन और आर्टरी क्रॉस करती है ना रेटिना पे, ये देखें ये आर्टरी क्रॉस कर रही है, ये वेन, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्रॉनिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, आर्टरी थिक हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो जब इसके नीचे से वेन गुजरती है ना, आप देखें अब ऊपर से ये गुजरी है आर्टरी, ये आर्टरी गुजरी है, ये वेन को देखें, वेन को अब क्या हो रहा है, वेन, वेन ऐसे पिचक सी गई है इसके नीचे, इसको कहते हैं एवी निकिंग क्रॉसिंग। तो ये नजर आती है आपको इसके अंदर, वीनस फ्लो इससे इम्पीड हो जाता है, वीनस फ्लो नहीं होता। तो ये आर्टरी वीनस निकिंग फर्क है डायबिटिक रेटिनोपैथी में और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में। लेकिन ये बहुत गौर से नजर आता है, ये आम बंदे को नहीं नजर आता, इतनी करीब बारीकी की चीज है, आपने ज्यादा हिस्ट्री पर रिलाय करना है, ठीक है। फिर पेपिलर एडीमा, पेपिलर को काफी दफा तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें ये होता है पेपिलर एडीमा, ये देखिए पेपिलोडीमा में क्या होता है, ये देखिए ना यहाँ एडीमा होता है जब, ये इसकी वजह एक है, वन ऑफ द मेन कॉजेज रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आपको पता है ना जो ऑप्टिक नर्व होती है, ये ऑप्टिक नर्व इट इज सराउंडेड बाय द सबएरेक्नॉइड स्पेस, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर में क्या होता है, सबएरेक्नॉइड स्पेस में बढ़ जाता है वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू कंप्रेस इट, ऑप्टिक डिस्क पे कंप्रेशन बढ़ती है, और यहाँ से जो एक्सोनल फ्लो ऑन है कंटेंट्स का वो रुक जाता है। और ये जो यू कैन अप्रिशिएट जो डिस्क है वो ऐसे बल्ज स्वेल कर जाती है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको बड़ा आसान तरीका है पहचानने का, मैं आपको बताया हुआ है। जो ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन वो ब्लर हो जाते हैं, मतलब अगर ये ऑप्टिक डिस्क है ऐसे नॉर्मल बंदे की, तो अगर इसको पेपिलोडीमा हो गया तो वो ऐसे ब्लर हो जाएगी, साइडों से ब्लर हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अबाउट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। फिर नेक्स्ट बड़ी आसान है रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन बताना बड़ा आसान है। आप अपने हाथ की अगर आर्टरी बंद कर दें, हाथ सफेद हो जाएगा, बंदे को अनीमिया तेज हो जाए वो सफेद हो जाता है, इसी तरह रेटिना की आर्टरी बंद कर दो वो सफेद हो जाता है रेटिना। अब ये होती क्यों है, ये होती है जब एक एम्बोलस फंस जाता है आर्टरी के अंदर, रेटिनल आर्टरी के अंदर पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। तो इसी रेटिनल ऑक्लूजन, ब्लॉकेज ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल का भी हो सकता है, ब्रांच का भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क होता है। ड्यू टू एम्बोलिज्म कहीं से आ सकता है, करोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाए, हार्ट के अंदर से आ जाए, जाइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होती है। जाइंट सेल आर्टराइटिस यू विल स्टडी अबाउट दिस इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, प्रेजेंटेशन होती है, खवातीन में ज़्यादा होता है, आधे सर का दर्द होता है, और यहाँ पे कहती हैं हमें ना कोई रोपी सेंसेशन होती है फीस, ऐसे कोई रस्सी है, आर्टरी नहीं इतनी सख्त होगी, उसकी बायोप्सी करते हैं, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे शुरू करते हैं। अब आप अगेन मैंने बताया अक्यूट पेनलेस मोनोओकुलर विजन लॉस एक आंख में होगा, अगर रेटिना दोनों आंखों में एक टाइम पे तो नहीं फंस सकता ना। और आपको चेरी रेड स्पॉट नजर आता है फोविया पे, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मैं आपको दिखाता हूँ अब तस्वीर, नजर कैसे, बड़ा आसान है। तो ये देखें ये सारा रेटिना सफेद पड़ा हुआ है, और बीच में आपको चेरी रेड स्पॉट नजर आ रहा है, ये सेंट्रल रेटिना आर्टिक्लूजन है। तो ये होती सेंट्रल रेटिना, अगर इसकी कोई ब्रांच हो जाए फिर कोई एक पार्ट रेटिना का सफेद हो जाएगा, जैसे कि इधर
इधर देखें, इधर ये नीचे वाला रेटिना ठीक है, ये ऊपर वाला सफेद हुआ हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ एक यहाँ से जो एक ब्रांच है ना, जो उसके ऊपर वाले की है पार्ट की, वो ब्लॉक हुई हुई है। ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, वेरी इजी टू पिक। नेक्स्ट है रेटिनल वेन ओक्लूजन। अच्छा, वेन ओक्लूजन की सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें भी वेन ओक्लूड हो जाएगी। ठीक है। वो क्यों? बोसिस से हो सकती है। ठीक है। अब ये भी ब्रांच की कोई ओक्लूजन होगी या पूरी की पूरी वेन की ओक्लूजन होगी? क्यों होगी? क्योंकि थ्रोम्बस फंस गया, खास तौर पे जहाँ पे आर्टरी और वेन क्रॉस करती है ना, वहां पे फंसता है। ठीक है। आर्टरी वेनस क्रॉसिंग के ऊपर, आर्टरी वेनस क्रॉसिंग पे क्या हो रहा होता है, क्योंकि आर्टरी थिक हो रही होती है, थिकनिंग की वजह से वो कंप्रेस करती है वेन्यूल को। सो सेक्लोटिक आर्टरी कंप्रेसेस एडजेसेंट वेन्यूल कॉजिंग टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है। सबसे बड़ी चीज़ जो रेटिनल वेन ओक्लूजन में आ जाती है वो होते हैं हेमरेजेस। एक हेमरेजेस, दूसरा वीनस एनगोर्जमेंट, इसको कहते हैं ब्लड एंड थंडर अपेरेंस। तो ये भी देखते हैं कैसी नजर आती है। इसकी पिक्चर मैंने शेयर नहीं की, मैं पहले शेयर कर लूँ, एक सेकेंड। मेन जो चीज़ इसमें देखने वाली है, हेमरेज होते हैं। एक हेमरेज और एक टॉर्चुअस वेसल्स। अगेन ये बड़ी आसान है पिक करना, मैं आपको सारी, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ तस्वीर को देखना है। ये देखें, ये है रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब देखें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो जगह जगह पे हेमरेजेस, जगह जगह हेमरेजेस। इसके अलावा, इसके अलावा आप देखें ये वेन्स जो हैं, ये टॉर्चुअस हुई हुई हैं। ये देखिए, नॉर्मली ऐसी होती, मतलब आप इसको कंपेयर कर फॉर एग्जांपल, देखें यहाँ पे भी तो है, इवन दो ये सेंट्रल आर्टरी ओक्लूजन है, लेकिन आर्टरीज और वेन्स को देखें, ये सीधी सीधी हैं। कि यही चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व करें, ये भी वेन ओक्लूजन, हेमरेजेस जगह जगह पे, और वेन्स को देखें ऐसे थिक हुई हुई हैं और टॉर्चुअस हुई हुई हैं। ये तरीका है पहचानने का इसको, सिंपल सा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये एक्सटेंसिव हेमरेज और टॉर्चुअस वेन्स, टॉर्चुअस वेसल्स, तो वेरी इजी टू रिकग्नाइज। नेक्स्ट है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है ना, उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी रेटिना की थोड़ी माइक्रोएनाटमी। पहले वो आपको दिखाते हैं वो क्या होता है। ये देखिए आप, ये ऐसा होता है रेटिना। रेटिना की मेन दो एक होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इस की आंख ना काली नजर आती है अंदर से, जो ब्लैक ऑफ योर आई है, थैंक्स टू दिस। उसके ऊपर सारी है ना सेंसरी एपिथेलियम, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द लेयर्स। उसमें रॉड्स एंड कॉन्स, न्यूक्लियर लेयर, प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन, नर्व फाइबर, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये नहीं याद करने की जरूरत, बस याद रखें दो हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और सेंसरी एपिथेलियम, सेंसरी रेटिना। अब इनके बीच में जब गैप आ जाए ना,
उसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट हो गया। रेटिना अपनी पिगमेंट एपिथेलियम से जब डिटैच हो जाए, हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट हो गया। अब ये क्यों होती है? ये होती है दो वजह से। एक हम कहते हैं रेगमेटोजेनस, रेगमेटोजेनस डिटैचमेंट, एक को हम कहते हैं ट्रैक्शनल डिटैचमेंट। अभी ये क्या है? देखें, ट्रैक्शन कहते हैं खिंचाव को, खिंच पड़ना। अब रेटिना पे क्यों खिंच पड़नी है भाई? रेटिना पे खिंच पड़ सकती है जब कोई ट्यूमर इस लेयर के बीच में बन जाए, वन ऑफ द कॉजेस। ट्यूमर बनेगा तो ऑटोमेटिकली दोनों लेयर्स को अलग कर देगा, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, उसमें हो सकती है ट्रैक्शन। या फिर या फिर क्या होता है, रेटिना कहीं से होता है रप्चर, जैसे कि इधर। अब रेटिना जब कहीं कहीं से ब्रेक आता है ना, रेटिना में ब्रेक क्यों आता है? ट्रॉमा से। ये देखें, ये रेटिना किसी बंदे का, इसमें एक ब्रेक आया हुआ है, ये ट्रॉमा से आता है। और का किसी आंख में मुक्का मार दो या कोई और कॉज, ट्रॉमेटिक ही होती है कॉज। अब उससे क्या होगा? जैसे ये देखें, ये अब पहले तो ये देखें, ये रेटिना जो है ये इसमें हुआ मसला, और ये रेटिना जो है डिटैच हो गया। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये डिटैच हो गया रेटिना। तो ये रेगमेटोजेनस टाइप में ऐसे होता है कि जैसे जैसे ब्रेक होता है ना रेटिना में, विट्रियस का फ्लूइड अंदर जाना शुरू हो जाता है, लिक्विड। वो इन लेयर्स के बीच में आके इनको अलग कर देता है। इसी तरह से जैसे कि जैसे हम पिछली तस्वीर में देख रहे थे, ये जैसे ही ब्रेक आया ना, विट्रियस यहाँ से एंटर करना शुरू हो जाता है। दिस लीड्स टू रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये इसकी दो टाइप्स हैं। या फिर एक और वजह हो सकती है कि यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन शुरू हो जाए, वेसल बनना शुरू हो जाए, न्यू वेस्कुलराइजेशन से डिटैचमेंट हो सकती है। तो ये बहुत सारी कॉजेज हैं इससे डिटैचमेंट होती है, बट मेन दो टाइप्स हैं। अब आपको ये नजर कैसे आएगा पंडोस्कोपी पे? रेटिना सिंपल लटक रहा होगा आगे, डिटैच हुआ हुआ, पर्दा लटक नहीं रहा होता जैसे। ये देखें, अब ये रेटिना जुड़ा हुआ है, ये लटक रहा रेटिना, डिटैच हुआ हुआ है। इसके अंदर लग रहा है जैसे कि थैली है फ्लूइड की, जो सारा फ्लूइड इसके अंदर गया हुआ है। सिमिलरली ये भी एक तस्वीर है, बड़ी अच्छी तस्वीर है। ये देखें, अगेन रेटिना डिटैच हुआ हुआ है। दिस रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, इसको अब पढ़ लेते हैं। तो देर इज सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। उससे उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है रेटिना को आती कोरोइड से। आप अगर वापस चलें ना, ये इसके बिल्कुल नीचे कोरोइड पड़ी हुई है। सारी ब्लड वेसल्स अब नज़र भी आ रही हैं, ये सारी ब्लड वेसल यहाँ पे है, तो ब्लड सप्लाई सारी यहाँ से आती है। अब अगर डिटैच हो जाए ये लेयर यहाँ से, उसकी ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाएगी। तो ये भी इसके अंदर ही होता है। सो there's a loss of choroidal blood supply causes hypoxia and degeneration of photoreceptors। अब इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं? रेगमेटोजेनस मोस्ट कॉमन, ये होती है रेटिनल टीयर से, जो आपको समझा रहा था। टीयर होता है, उससे क्या होता है, पोस्टीरियर विट्रियस, एंड इसके साथ पोस्टीरियर विट्रियस अटैचमेंट भी होती है। अच्छा, एक ओरिएंटेशन थोड़ी सी समझ लें। देखिए, मैंने आपको बताया ये है रेटिना, कलर डिफरेंट करता हूँ, ये रेटिना है। ठीक है, जो सेंसरी पार्ट है उसका, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, ऐसे। ये मैंने आपको बताया, इसके नीचे लगी हुई है पिगमेंट्री एपिथेलियम, और इसके आगे क्या अटैच है? इसके आगे यहाँ पे अटैच हुआ है विट्रियस। अब जब रेटिना अलहदा होगा ना यहाँ से, पिगमेंट एपिथेलियम से रेटिनल डिटैचमेंट होगी, विट्रियस और रेटिना भी अलहदा हो जाएंगे, जो कि बड़ा अच्छा इस तस्वीर में दिखाया हुआ था। ये वाली कहाँ गई? अभी खोली थी तस्वीर, ये
ये देखें इसके अंदर एक तो पहले रेटिना जो था ये जुड़ा हुआ था पहले, ये सही है बिल्कुल नॉर्मल, रेटिना भी अपनी जगह पे, विट्रियस भी अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखें एक तो रेटिना डिटैच हुआ, फिर इसके साथ जो विट्रियस लगा हुआ था वो भी डिटैच हो गया। तो ये दोनों इसके अंदर हो सकते हैं रेगमेटोजेनस टाइप के अंदर। तो अगेन दिस इज ड्यू टू associated with posterior vitreous hemorrhage, posterior vitreous detachment, और causes advanced age और high myopia। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन रेगमेटोजेनस। नॉन रेगमेटोजेनस में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, ये रेगमेटोजेनस थी। इसको ट्रैक्शनल भी कहते हैं, ट्रैक्शनल, ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव। अब इसमें क्या होता है, इसमें इट कैन प्रेजेंट विद सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट कहता है मुझे रोशनी के नजर गोल गोल नजर आती है, रोशनी के गुब्बारे नजर आते हैं, उनको कहते हैं फ्लोटर्स, लाइट फ्लैशेस। क्योंकि इसके अंदर भी पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट होती है। विट्रियस डिटैचमेंट में देखिए क्या होती है। एंड अदर देन दैट यू वुड अप्रिशिएट रिंकलिंग ऑफ डिटैच रेटिना। ठीक है। तो यू इसको इसकी सर्जरीज होती हैं, लेकिन स्टेप वन के लेवल पे वी आर नॉट दैट कंसर्न। और स्टेप वन के लेवल पे दे डोंट इवन ask you to differentiate between the rhegmatogenous and non-rhegmatogenous type। मैंने कोई यूवर्ल्ड में ने इसके एमसीक्यूज नहीं देखे। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट। अगेन मेन चीज है तस्वीर, तस्वीर देख के पहचाने। नेक्स्ट है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये एक कंडीशन है जिसमें देयर इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। ठीक है। क्योंकि क्योंकि देयर इज डीजेनरेशन ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कॉन्स की फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है। तो इनहेरिटेड डिस्ट्रॉफी causing progressive degeneration of photoreceptors and retinal pigment epithelium। इसकी एक एसोसिएशन है विद ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। यू स्टडी अबाउट दिस इन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म इन बायोकेमिस्ट्री। अब होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं यू कैन अप्रिशिएट सिम्टम्स। एक तो पेशेंट होगा या लाइकली मिडिल एज में, यंग होगा 20-30s में, और आस्ता आस्ता उसका विजन बन जाना शुरू होगा, कोई वजह भी नहीं होगी, कोई डिजीज नहीं, कोई हाइपरटेंशन नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, खुद ब खुद ही। और हो सकता है उसके बहन भाइयों को भी हो, इनहेरिटेड है चूंकि। तो पहले उसको नाइट ब्लाइंडनेस शुरू होगी, इसको निक्टलोपिया कहते हैं। और फिर आस्ता आस्ता उसको पेरिफेरल विजन लॉस शुरू होगा, और आस्ता 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 उसको कंप्लीट विजन लॉस हो जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली आप अब आपको पहचानना कैसे है उसको। तस्वीर दिखाता हूँ इसकी, ये फोटो रिसेप्टर जब डैमेज होते हैं ना, तो जो अपना पिगमेंट होता है वो छोड़ देते हैं, पिगमेंट आगे डैमेज करता है। ये काला काला आपको पिगमेंट नजर आ, जैसे इंक, पेन टूट जाए तो इंक लीक करेगा, वैसे ही पिगमेंट जब टूट जाए, सेल जब टूटे फोटोरिसेप्टर, तो अपना पिगमेंट जो है वो लीक करेगा। इसी तरह से पिगमेंट्री एपिथेलियम डैमेज होगा, वो पिगमेंट लीक करेगी। तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया जगह जगह पे, इसको कहते हैं बोनी स्पिक्यूल। ऐसे ऐसे जाली जाली की तरह। एक तो ये चेंज नजर आएगी, एक चेंज ये। दूसरा चेंज आप देखें उसे कहते हैं अटेन्युएशन ऑफ ब्लड वेसल्स, रेटिनल वेसल्स। अटेन्युएशन कहते हैं बारीक हो जाना, कमजोर हो जाना। ये देखें वेसल्स को देखें, धागे की तरह हो गई हैं, कमजोर कमजोर। इसको कंपेयर करें नॉर्मल से रिलेटिवली, ये देखें ये कितनी मोटी वेसल्स हैं, इसमें देखें कितनी ठीक है वेसल्स, हालांकि ये ARMD है। लेकिन अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, इसमें वेसल्स कितनी पतली होगी, इसको ये दूसरा साइन है अटेन्युएशन। तीसरा साइन है ऑप्टिक डिस्क। इसमें ऑप्टिक डिस्क देखें जरूरत से ज्यादा पीली नजर आ रही है, पेल ऑप्टिक डिस्क। ये तीन चेंजेस नजर, ये तीन चेंज देखने हैं आपने। एंड दैट इज दिस इज अबाउट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये इससे आपने पहचान लेना कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, दिस हैज टू बी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। इसकी कोई वो तो नहीं है एज सच तस्वीर,
लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता हो ये होता क्यों है। बेसिकली ये उन बच्चों में होता है जो प्री मेच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, जिनके ऑक्सीजन जिनको चाहिए होती है पैदा होते ही ऑक्सीजन में रखना पड़ता है, तो प्री टर्म बर्थ में होता है। और जो है इन बच्चों को चूंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इनको इनको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रखा जाता है। देर इज लॉस ऑफ अ नॉर्मल हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट। विट्रो में वो इन विट्रियो माँ के पेट में वो नॉर्मली एक हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है। ये हाइपोक्सिया बेनिफिशियल होता है क्योंकि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेटिनल वेसल्स। लेकिन अब प्री मेच्योर बर्थ हुई है, आंखें डेवलप नहीं हुई, आपने उसको ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन में रखा, उससे हाइपरऑक्सिक स्टेट होगी, उससे ये हाइपोक्सिक स्टेट खत्म होगी, हाइपरऑक्सिक स्टेट होगी। अब हाइपरऑक्सिक स्टेट के से वेज एफ डिक्रीज हो जाता है। वेज एफ कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये जरूरी होता है रेटिनल वेसल डेवलपमेंट के लिए। अब वेज एफ डिक्रीज हुआ तो रेटिनल वेसल्स बनना बंद, रेटिनल वेसल अब नहीं बन रही। अब इससे क्या होगा कि जो टाइम पे होनी थी रेटिनल वेस्कुलेचर की डेवलपमेंट वो नहीं हुई। अब बच्चा जो है चलो वो प्री मेच्योरिटी से तो निकल आया है, लंग्स ठीक हो गए हैं, सब कुछ ठीक, सर्कुलेशन सैचुरेशन मेंटेन करें, आप क्या करते हैं उसे निकाल देते हैं, ऑक्सीजन से निकाल हटा देते हैं। अब जब ऑक्सीजन आप हटाते हैं ना तो एकदम से स्प्राउटिंग होती है वेसल्स की। तो एक तो पहले वेसल्स बनी कोई नहीं थी, रेटिना में जब वेसल नहीं बनी तो रेटिना की जगह जगह पे हाइपोक्सिया, आपने ऊपर से अब ऑक्सीजन भी हटा दी, तो उससे क्या होगा कि एक्सट्रीम हाइपोक्सिया की वजह से रेटिना के अंदर बहुत ज्यादा वेज रिलीज होगा और बहुत ज्यादा नियोवैस्कुलराइजेशन होगी। तो ये हाइपोक्सिया ऑफ रेस्कुलर रेटिना कॉजेज इंक्रीज वेज, उससे रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन होगी और रेटिना के अंदर वेसल्स इतनी ज्यादा बन जाएंगी कि ब्लाइंडनेस हो जाएगी, प्लस इट विल कॉज रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। तो इसलिए वो पीडियाट्रिक्स में वो कहते हैं कि इसको मॉनिटर करना पड़ता है ऑक्सीजन को, जब भी बच्चों को प्री मेच्योर बच्चों को देती हैं। बाकी रेड बट पेपल एडीमा में आपको बताया कि ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग होती है सेकेंडरी टू रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और उससे एक्सोप्लाज्मिक फ्लो जो है वो नहीं हो रहा होता। मैं आपको एक्सप्लेन किया क्यों नहीं हो रहा होता। ब्लड मार्जिन देख के पहचानते हैं आपके इसको पेपल एडीमा। तो ये वो सारी तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, ये देखें, ये ब्लड मार्जिन है इसके। ठीक है, नेक्स्ट इज रेटिनोब्लास्टोमा। ये बच्चों में आंख का ट्यूमर होता है सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन इंट्रा ओकुलर मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन। रेटिनल सेल से राइज करती है, म्यूटेशन याद रखनी है, आरबी, आरबी की म्यूटेशन होती है, आरबी जीन। आरबी जीन बड़ी कॉमन जीन है, आप जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्रोमोसोम 13 पे। और ये सेल साइकिल भी बायोकेमिस्ट्री में बना हुआ है, तो सेल साइकिल को इम्पीड करती है। तो देर इज एक्चुअली लॉस ऑफ द आरबी जीन ऑन क्रोमोसोम 13। दिस कैन बी स्पोरेडिक एंड कैन बी फेमिलियल। आपको मेन जो चीज नजर आएगी वो होगा ल्यूकोकोरिया, ल्यूको करती है वाइट आई, तो वाइट आई रिफ्लेक्स नजर आएगा, इंस्टेड ऑफ वाइटनिंग ऑफ आई हो जाएगी, रेड रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मेन चीज ल्यूकोकोरिया आपने याद रखनी है। अब ल्यूकोकोरिया मैंने आपको बताया, वाइटनिंग ऑफ आई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज आपने याद रखनी है, रेटिनोब्लास्टोमा। कैटरेक्ट में भी हो सकती है, कैटरेक्ट में रेटिना वाइट नहीं होता, उसमें लेंस वाइट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज यूवीआइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवीएल ट्रैक, इसको यूवीआइटिस कहते हैं। और इसकी टाइप्स हैं, हमें उन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंटीरियर यूवीआइटिस, पोस्टीरियर यूवीआइटिस, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आपको प्रेजेंटेशन पता हो कि बस क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा हाइपोपियन। हाइपोपियन क्या होता है, एंटीरियर चेंबर के अंदर, ये एंटीरियर चेंबर है आइरिस कॉर्निया के बीच में, पस गट्टी हो जाती है, पस। ठीक है, और कंजक्टिवा रेड होता है, तो ये पहचानने का तरीका यूवीआइटिस का। अब यूवीआइटिस का सवाल आता है, रीटर सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, यूवीआइटिस, अरिथ्राइटिस एंड यूरिथ्राइटिस। आर्थराइटिस, यूवीआइटिस, अरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस, यूवीआइटिस, यूरिथ्राइटिस, ये चीजें आपको मिलेंगी रीटर्स। बाकी इसके एसोसिएशंस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सार्कोइडोसिस में मिल सकता है,
बेसेट सिंड्रोम में मिल सकता है, बेसेट सिंड्रोम, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके चार आर्थराइटिस हैं जो HLA-B27 एसोसिएटेड है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में लिखे हुए हैं। उनमें से जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है एक, इसी तरह से IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस है। ये सारे जो हैं दीज आर HLA-B27 लिंक्ड, तो इसमें यूवीआइटिस मिल सकता है। इसी तरह रीटस आर्थराइटिस आपको बताया, रीटस, उसमें तीन चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है।